आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी के सेट 3 को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करेंगे। और यह हमारा सेट 3 है। इससे पहले मैंने 2 सेट तक कंप्लीट किया है। और मैं आपको बता दूं कि यह पेपर रियल क्वेश्चन है, जो कि आपके 4 जनवरी के जो एग्ज़ाम हुए थे 2022 में, जो 2021 के सीटेड थे, जो 2022 में एग्ज़ाम हुए थे, तो उनका ये पेपर है। तो चलते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और क्योंकि आपके पास 2 महीने अप्रॉक्स बचे हुए हैं सीटेट की तैयारी के लिए, तो मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देखें, पहला प्रश्न है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जो भी मगरमच्छ होते हैं वह शिकारियों के द्वारा जो है मुख्य रूप से क्यों मारे जाते हैं, ये पहला आपका प्रश्न है। और बताइए। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप यहाँ देखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है कि सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए। तो आप बताएं कि जो मगरमच्छ होता है वो शिकारियों के द्वारा क्यों मारे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। त्वचा के लिए जो है मारे जाते हैं, क्योंकि जो मगरमच्छ के जो त्वचा होते हैं उसका प्रयोग जो होता है बेल्ट बनाने में, लेदर बनाने में, जूता आदि बनाने में करते हैं, जिससे क्या होता है कि शिकारी जो है उसका मतलब उसको मार देते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं, इसलिए। समझ गए। एक और आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि यह जो होता है 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है बड़े जंतुओं का, जो उसका मगरमच्छ का खाल होता है। तो ये आपको समझ में आ गई प्रश्न। और इसके हृदय में जो एक और प्रश्न याद रखिएगा, जो मगरमच्छ होता है इसके हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। समझ गए। और जबकि अन्य सरीसृप में जो होते हैं 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ में अगर पूछता है कि कक्ष कितने होते हैं हृदय में, तो इसके 4 होते हैं। और इसको जो है शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं, तो यह जो है आपके त्वचा के लिए मारे जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न देखिए कि बोरा चिपचिपा। देखिए बोरा चिपचिपे चावल एक सामान्य किस्म का है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। अब जो ये देखिए बोरा जो है ना एक प्रकार का चावल का किस्म है, तो यह जो है कहाँ पाया जाता है। तो बोरा जो चिपचिपे चावल है इसकी खेती जो होती है असम में की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, असम में पाया जाता है, याद रखिएगा। और यह जो होता है सर्दियों का चावल होता है। जो ये बोरा चिपचिपा चावल आप देख रहे हैं ना, ये सर्दियों का चावल होता है। किसका होता है, सर्दियों का चावल होता है, याद रखिएगा। ये जो होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सर्दियों में, देखिए सर्दियों में दाढ़ी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित आपको बताना है कि सर्दियों में जो दाढ़ी अक्सर बनाते हैं लोग, निम्नलिखित में से किस घोल के त्वचा से रूखेपन से बचने के लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर गुलाब जल, यहाँ पहला ऑप्शन देखिए गुलाब जल, फिर यहाँ पर आसुत जल, दूसरा देखिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीसरा देखिए नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। बताएं कि सर्दियों में लोग जो दाढ़ी बनाते हैं तो त्वचा को जो है रूखेपन से जो है बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का प्रयोग करते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह जो होता है क्या होता है कि इसको जो है मतलब इसको लगाने से जो है आपके क्या होता है, जो भी आपके दाढ़ी के जो रूखेपन होते हैं वह दूर होते हैं। क्योंकि गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस, ये सभी में क्या होता है कि आपके विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन ई के कारण जो होता है इसका यूज किया जाता है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा, याद रखिएगा, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है। एक छोटा सा जो ये पेड़ होता है उससे झाड़ी से लटका हुआ एक जो घोंसला बनाता है वो कौन सा मतलब पक्षी बनाता है। यहाँ देखिए सूर्य पक्षी, फिर यहाँ पर जो कौवा, फिर यहाँ पर बारबेट और यहाँ पर भारतीय रॉबिन। बताइए। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि वो होगा सूर्य पक्षी। इसे हम लोग सन बर्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी के शाखा से लटकता हुआ जो है क्या करता है कि यह अपना घोंसला बनाता है। और कौवा क्या होता है, कौवा की बात कर ले तो ये तो सबसे पेड़ के ऊपर वाला डाली पर बनाता है, ये तो आपको मालूम है। और रॉबिन जो होता है अपना घोंसला जो होता है टहनियों जोड़कर बनाता है। और बारबेट जो होता है गर्दन, बड़े सिर और लाल रंग की बड़ी भारी चोंच वाला पक्षी होता है, जो बारबेट होता है ना, ये याद रखिएगा। और बारबेट जो होता है उष्णकटिबंधीय पक्षी है, जो कि
कैपिट्यूनियो परिवार का गठन करता है, याद रखिएगा। इसका ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी से लटकता वाला घोंसला कौन बनाता है, तो सूर्य पक्षी बनाता है। और कौवा कहाँ बनाता है, तो सबसे ऊपर बनाता है, पेड़ के सबसे ऊपर। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि ट्रेन टिकट का यहाँ पर क्या है, PNR क्या दर्शाता है, बताएं। ट्रेन टिकट का जो आपका PNR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखेंगे कि ट्रेन टिकट कटाते हैं तो उसमें PNR लिखा होता है, तो मालूम है क्या होता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड रखता है, मतलब कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्री का नेम रिकॉर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ जाइएगा। और यह जो होता है, अगर पूछेगा कोई आपसे कि जो PNR, जो ये आपका यात्री के नेम रिकॉर्ड होता है, ये कितने डिजिट का होता है, तो आप याद रखिएगा कि यह जो होता है 10 नंबर का होता है, मतलब 10 डिजिट का होता है। याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, याद हो गया। जो 10 डिजिट के अंदर ही आपकी पूरी जानकारी जो है छुपी हुई रहती है, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है आपका 66 नंबर, थोड़ा इसे हटा दूँ, ये देखिए 66 नंबर कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। देखिए, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में माँ की बड़ी बहन को या छोटी बहन को हम लोग मासी बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, भोजपुरी में बोलेंगे तो यमासी बोलते हैं। लेकिन मलयालम में जो है माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बल्ली अम्मा, फिर यहाँ पर है अमू अम्मा, थम्मा और दीदू। तो देखिए, हम एक बात कर ले कि जो आपका ये मलयालम है, इसमें माँ की बड़ी बहन को जो है क्या बोला जाता है, वली अम्मा, समझ गए, वली अम्मा बोला जाता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अमू मम्मा जो होती है, ये जो अमू अम्मा है, ये नानी को बोला जाता है, मतलब माँ की माँ को बोला जाता है अमू मम्मा, याद रखिएगा। किसको, माँ की माँ को, याद हो गया। मलयालम जो होता है भारत के केरल प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख क्या है, भाषा है। मलयालम एक भाषा है, कहाँ पर बोली जाती है, जो कि भारत के केरल प्रांत में बोली जाती है, याद रखिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, काफ़ी बड़ी बारीकी से एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कि केरल में स्थित है। तो देखिए, आपका ये जो है वलसाड, यहाँ पर है कोझिकोड, उडुपी, यहाँ पर है मालाखेरा। तो बताएं कि कौन सा मतलब स्थान जो है कि केरल में स्थित है। तो देखिए, कोझिकोड जो है ना आपका, ये वाला जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, कोझिकोड, यह जो है केरल में है, समझ गए, केरल में स्थित है, जो कि मालाबार तट के पास स्थित है। और वलसाड, ये वलसाड आपने स्टेशन पढ़ा होगा उमना की सफ़र में। वलसाड जो है ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, सॉरी राजस्थान नहीं, गुजरात। आपने पढ़ा होगा वलसाड के बारे में कि वलसाड पर ट्रेन रुकती है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात, जो कि आपने उमना की सफ़र में पढ़ा होगा, समझ गए। और उडुपी जो है ये आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ये कर्नाटक में है आपका, कर्नाटक, याद रखिए। और मालाखेरा जो है ये आपका राजस्थान में है, याद रहेगा, ये सभी याद रखिएगा। देखिए, ये तो हो गया। आप केरल में कौन है, तो कोझिकोड, वलसाड जो है गुजरात में है, उडुपी कहाँ है, कर्नाटक में, और मालखेड़ा जो है राजस्थान में है। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए, अगला प्रश्न मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। आगे अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है ये आपका, देखिए मैं लिख भी देता हूँ फिर से ताकि दिक्कत ना हो। वलसाड कहाँ पर है आपका, तो अभी मैंने आपको बताया कि वलसाड जो है आपका कहाँ पर है, गुजरात में, तो ये लीजिए गुजरात आपका, समझ गए। और उडुपी जो है आपका ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में। बाकी सब तो दिख ही रहा है। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है कि गांव का नाम, देखिए गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पौधों के कारण पड़ा। अब ये देखिए, खेजड़ी का पौधा कहाँ पाया जाता है, या खेजड़ी एक कहानी में है जो कि पेड़ बचाने वाले इसकी है। इस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ पर है। चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, खेजड़ी के गांव के बारे में। तो देखिए, खेजड़ी जो है यह कहाँ पर स्थित है, जहाँ के लोग जो है पेड़ पौधे एवं पशुओं की जो है पूजा करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो देखिए, आप बताएं कहाँ पर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। देखिए, खेजड़ी जो है ना, यह आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, राजस्थान में खेजड़ी के पौधे, मतलब गाँव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पौधे से होते हैं। खेजड़ी जो है यह आपका राजस्थान में है, समझ गए। और खेजड़ी या समी का वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में, जो है खेजड़ी में खेजड़ी पौधे या समी का वृक्ष पाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की शुष्क जलवायु के कारण जो है यहाँ की वनस्पति जो होती है अनुकूल होती है इसके लिए, समझ गए। और खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुआयात से पाया जाता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेजड़ी बोलेगा ये राजस्थान लगाएंगे। यहाँ पर जो है काफ़ी समय पहले जो है पेड़ों को बचाने के लिए कई लोगों ने जान भी दिया था, इसीलिए यहाँ के लोग जो अभी भी पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, पूजा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका कि
हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नंदू के हाथी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मादा हाथी होती है, जो सबसे बड़ी मतलब सबसे उम्रदराज होती है वही मुखिया होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ ले। ये दिन में जो है 4 से 5 घंटा ही सोता है हाथी, समझ गए। और ये जो होता है एक दिन में जो है 100 केजी तक जो है पत्तू खाता है, याद रखिएगा, समझ गए। और सबसे नर हाथी जो होता है झुंड के पीछे चलकर अन्य हाथियों को क्या करता है कि झुंड के आने से रोकता है, समझ गए। इसका आंसर यही होगा। आगे चलते हैं। और ये भी एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि हाथी जो होता है खड़े खड़े सोता है। हाथी जो होता है खड़े खड़े, ये बैठ कर नहीं सोता है, खड़े खड़े ये सोता है। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि 70 नंबर, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा कुम्हार के घर के पास जो ये मिट्टी के इस तरह के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, इसको जो है क्या किया जाता है, मजबूत कैसे बनाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि मिट्टी को बर्तन को लोग क्या करते हैं, पकाते हैं। तो क्या होगा, बेक करके, गलाने से, या भूनने से, या जलाने से, बताएं। मिट्टी के बर्तन को मजबूत कर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको आग पर जो है बेकते हैं, समझ गए। बेक करके पहले तो उसे अच्छे से ठोक ठाक कर तैयार करते हैं, फिर उसे बेक के कैसे, मतलब ब्रेड को बेका जाता है, मतलब सेका जाता है। तो उसी तरह, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। बेक करके जो है मिट्टी के बर्तन को जो है मजबूत बनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, याद रखिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 71 नंबर, जो कि बोल रहा है कि पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है, बताएं। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर सौंफ, फिर यहाँ पर लौंग, फिर यहाँ पर मेथी, और यहाँ पर अफीम के बीज। तो देखिए, आपको तो ये मालूम होगा, ये आपने घर में यूज भी किया होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपकी दांत दर्द करते हैं तो क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि मंजन से धो लो, नहीं तो लौंग का जो मतलब आगे का कुंडी होता है उसको लेकर वहाँ रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो लौंग है, समझ गए। लौंग का जो फल होता है उसका उपयोग किया जाता है, और आपने किया भी होगा। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आया होगा, समझ गए। लौंग के तेल में जो होता है यूजेनॉल होता है, जो दर्द क्या करता है, निवारण होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, और अफीम के बीज तो ये सब मालूम होगा, ये सब क्या होता है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका 72 नंबर है, और ये भी जो है आपका एनसीईआरटी पुस्तक से ही है। यहाँ पर बोल रहा है कि गेहूं के काटने से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। जब मान लें कि हमारे पास ये आटा है, ये कोई बोरी में, और हमें बनाना क्या है, रोटी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बताएं। सबसे पहले तो आप तरीका मानेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, आटा को पानी में गूँथेंगे, मतलब पहला क्या है, गूँथेंगे, मान लो कि गूँथे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, उसे बेलते हैं ना हम लोग, बेल कर फिर उसे जो है क्या करेंगे, तावा पर रखते हैं, आग पर पकाते हैं, या तवा पर रखते हैं तो आग पर पकाते हैं। यही विधि होगा ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या 4 नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैं इसे रब कर दूँ ताकि आपको ऑप्शन दिखने में, बातें मैंने समझाने के लिए किया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, समझ में आएगा। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आटे गूँथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइया को बेल कर और आग पर पकाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, सबसे पहले आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाइएगा कि सबसे पहले आटा गूँथेंगे ना, तो ये तो गलती हो गया। अगला यहाँ देखिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, ये भी गलती हो गया। सबसे पहले आटा गूँथेंगे ना, आटे गूँथ कर लोइयाँ बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आटे गूँथेंगे तो उसके बाद लोइयाँ ना बनाएंगे, तब ना उसे बेलेंगे। तो ये भी हमारा गलती हो गया। मतलब कि ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आटे को गूँथेंगे, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, फिर लोइया को बेल कर आग पर पकाएंगे। ये जो हमारा गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। और गेहूं में अगर कोई पूछता है कि क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन, विटामिन, फाइबर इत्यादि पाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न भी आपका यही आ गया क्या जी, आपका यही प्रश्न आ गया 70, 71, 72, जो कि मैंने भी आपको बताया था। अगला प्रश्न यहाँ देखिए 73 नंबर। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर है कि नृत्य में मुख्य रूप से, देखिए, नृत्य में मुख्य रूप से
मृदा है यहाँ पर, मुद्रा होगा ना, मुद्रा, सॉरी मुद्रा। देखिए नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और खाली स्थान प्रदर्शित करते हैं। जब हम नृत्य करते हैं तो इसमें मुद्रा, मुद्रा होता है ना कि ये आसन है वो आसन है, तो मुद्रा के साथ साथ जो है क्या प्रदर्शित होता है बताएं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं या आत्मविश्वास या हाथों और चेहरों की गति। तो देखिए जब भी कोई नृत्य करता है ना तो वो नृत्य के करते समय जो है उसकी मुद्रा के साथ साथ उस व्यक्ति का जो है भावना जो होता है प्रदर्शित होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और नृत्य भी जो है मानवीय अभिव्यक्ति एक प्रदर्शन है, ये भी बात याद रखिएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बालक जब जन्म लेता है तो वो रोकर अपने हाथों पैरों को जो है क्या करता है, मतलब हिला डुला कर वो अपने बताता है, तो एक नृत्य की तरह ही काम करता है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 74 नंबर यहाँ पर है कि यहाँ देखिए 74 नंबर कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं कैसे। मान ले कि एक ऐसा बालक है जो कि बोल भी नहीं सकता है और ना ही सुन भी सकता है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो वह जो है कैसे सीखेंगे। पहला ऑप्शन देखिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से। अब सांकेतिक न जो बोल सकता है ना सुन सकता है, और ये देखिए स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, इशारा के माध्यम से जो है हम लोग उसे बता सकते हैं। जो बच्चा सुन भी नहीं सकता है ना बोल सकता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताएंगे, वो समझ जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 75 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन अन्य से भिन्न है। पहला यहाँ पर देखिए नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो ये तो इजी क्वेश्चन, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि नदी में भी पानी होता है, झील में भी पानी होता है, तालाब में भी पानी होता है, झरना में पानी होता है, लेकिन पहाड़ में तो पानी नहीं होता है। पहाड़ तो हमारा एक अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत, मतलब यही ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए। 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 76 नंबर आ गया कि प्रश्न को पहले पढ़िए और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपका पेडागोजी से प्रश्न आएंगे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्तियों को इंगित करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नीचे भी उसके ABCD करके दिए हुए हैं, बताएं मुझे। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है प्राथमिक स्तर, यहाँ बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्तियों को इंगित करता है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए नंबर में, यहाँ क्या बोल रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल से बाहर उनका जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये हो गया पहला देखिए। और दूसरा देखिए रटने को देखिए हतोत्साहित करना, मतलब कि रटंत प्रणाली को क्या करना, मुक्त करना, ये भी बात सही है। अगर आपने NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ा होगा तो उसमें ये सब बातें लिखी गई है। फिर आगे बात कर लीजिए 3 नंबर, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये हो गया। फिर यहाँ पर चौथा देखिए स्कूल, मतलब सीखने के लिए किताबी शिक्षा से क्या करना, दूर रखना, ये भी ठीक है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, ये नहीं होगा। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बाल केंद्रित जो है इंगित कैसा होता है। तो पहला तो हम क्या करेंगे, बच्चों को जो है जीवन को जो है स्कूल के साथ साथ उसके बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, फिर रटंत प्रणाली को मुक्त करेंगे और सीखने के लिए जो है किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब प्रस्थान करेंगे, उसको हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B और C। ऑप्शन में देखें कहीं पर, ऑप्शन आप C देखें यहाँ पर, A और B C, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी आपका 77 नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। अब यहाँ बताइए कि प्राथमिक स्तर के पर्यावरण उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आप समझ गए। यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये हो सकता है, बच्चों को हम प्रोत्साहन करेंगे स्वयं सीखने के लिए, समझ गए। दूसरा देखिए नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह है कि नए ज्ञान को मतलब उत्पन्न करने के लिए बच्चों को जो है स्थान के लिए, समय और स्वतंत्रता देकर जो है आकर्षित करना, ताकि बच्चे उसे सीखें। तीसरा देखिए विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के लिए एक निश्चित विकास के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, समझ गए। मतलब कहने का अर्थ है कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, मतलब कि प्रतिभागी है वो, ना कि ज्ञान के रूप में निश्चित विकास के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, ये गलत है, समझ गए। तो यहाँ पर अगला देखिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधन का एकमात्र आधार मानना, नहीं,
निर्धारित जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसको सीखने के लिए संसाधन को एकमात्र मानना, एक मतलब आधार मानना, ये गलत है। बच्चों को जो है हम दैनिक जीवन से जोड़कर बताएंगे, चाहे उसे ले जाकर रियल ठोस अनुभव करा करके बताएंगे, ये तरीका सही है ना कि केवल उसे जो है संसाधन के रूप में जोड़कर बताएंगे, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बोल रहा है कि उद्देश्य क्या है, तो ये पहला आपका उद्देश्य ठीक है, दूसरा भी आपका ठीक है, तीसरा भी आपका ठीक है, मतलब कि ऑप्शन आपका ए, बी और सी होना चाहिए। तो केवल ए और बी, सी, समझ गए। यहाँ पर ऑप्शन देखें, आपको ए, बी और सी दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए नंबर, कक्षा 3 और 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों को एकत्रित करता है। ये तो एकदम सटीक लग रहा है आपको, हमको लग रहा है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। देखिए दूसरा, क्योंकि हमें मालूम है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है हम लोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अवधारणाओं, उसके मुद्दे को एकत्रित करते हैं। अगला देख लीजिए, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इसके संबंधित मुद्दों और चिंतनों के भाषाई गणित के माध्यम से दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि पर्यावरण अध्ययन जो स्टार्ट होता है वह कक्षा 3 से 5 होता है ना, 1 की 2, समझ गए। तो ये तो होगा ही नहीं। अगला देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, नहीं, औपचारिक नहीं है। यहाँ देखिए, यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, नहीं, पर्यावरण अध्ययन में एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें साइंस भी है, आपका ईवीएस भी है, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस, समझ गए। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, ये होगा। अगला यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में जो है निम्नलिखित में से किस एक को कम करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथन और विवरण। अब यहाँ पर बताइए कि जो आपके ईवीएस की कक्षा है, इस निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से जो है किसे मतलब हटाना चाहिए, कम मतलब करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो देखिए, जब भी आप ईवीएस पढ़ाते हैं ना, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्वतंत्र वाद विवाद होगा तो ही मजा आएगा, तो ये तो रहेगा। दूसरा देखिए, चित्र पठन भी होना चाहिए, बच्चे चित्र को देखकर पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे। कथन भी होना चाहिए, कथन, लेकिन ये विवरण जो है इसे हटाना चाहिए, जो विवरण होता है ना इसे हटाना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में एक को कम से कम मतलब क्या होना चाहिए, एक को कम किया जाना चाहिए, क्या विवरण को कम किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 80 नंबर है। यहाँ बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौतियाँ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक चुनौती है वो क्या है कि विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 81 नंबर है। बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। आप सभी लोगों को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उसमें कितने थीम है, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 थीम है। समझ गए ईवीएस में। और इसमें जो है आपके एक थीम जो है जिसका उप थीम भी है वो कौन सा है मुझे बता दें, तो वह जो है परिवार और दोस्त है। समझ गए, प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस के पाठ्यक्रम है उसमें परिवार और दोस्त के उप थीम शामिल है, बाकी में किसी में नहीं शामिल है। और 6 थीम में जो है आपका परिवार और दोस्त, फिर आपका आ गया जल और कार्य और खेल, यही तो इसमें शामिल है। समझिए, कार्य और खेल नहीं शामिल है इसमें। मित्र, आसपास का वातावरण, भोजन, आवास, जल एवं यात्रा, ये सब शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। बताएं, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है कि वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा किए गए उत्तर आकलन द्वारा। अब बताएं यहाँ पर कि ईवीएस में जो आपका प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण है वो कैसे देंगे। तो देखिए, यह जो आप शिक्षण है वो कैसे दे सकते हैं, तो वर्णन द्वारा, वर्णन के द्वारा दे सकते हैं। आगे की बात कर ले तो फिर आपको वास्तविक संवाद द्वारा, मतलब कि रियल जो संवाद होता है उसके द्वारा, फिर आप जो है प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा दे सकते हैं, लेकिन सही और गलत के रूप में विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन के द्वारा इस पर नहीं दे सकते। समझ गए मेरी बात को। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए, बी और सी। समझ गए, ए, बी, सी।
मतलब ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण जो है दिया जा सकता है, वर्णन किसी भी चीज़ को बताकर, वास्तविक संवाद के द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 83 नंबर की यात्रा एक थीम है हमारा, ट्रेवल। थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। कैसे सार्थक हो जाएंगे यात्रा थीम? पहला ऑप्शन यहाँ देखिए, मुद्दों के आसपास बहस योजना की जाती है। मुद्दों के आसपास बहस योजना की जाती है, विद्यार्थियों को श्रेय दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाए। फिर है कि थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। बताएं यात्रा थीम के मुद्दों केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो बताएं, तो इसका जो आंसर होगा यह कि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि थीम पर जो है ध्यान बना रहेगा और बहस से विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि होती है और बहस से किसी भी विषय वस्तु के पक्ष विपक्ष दोनों की बातें होती है। इसीलिए जो है आसपास की जो भी मतलब चीज़ें हो जो यात्रा पर रिलेटेड हो उस पर बहस किए जाए। तो यही इसका आंसर हो सकता है कि यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, क्योंकि ये दोनों पक्षों यहाँ पर शामिल होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक। समझ गए, पक्ष और विपक्ष। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि 84 नंबर ईवीएस। देखिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? देखिए पाठ्यपुस्तक के अलावा जो है ईवीएस सीखने के लिए कौन सा एक अच्छा संसाधन जो है आपका हो सकता है? इसका आंसर तो आप सभी लोगों को मुंह पर याद होना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण, फिर रेडियो, विकिपीडिया और विश्वकोश। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन जो होता है क्षेत्र भ्रमण को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब बच्चे उस जगह पर जाएंगे स्पॉट पर, वहां जाकर रियल ठोस अनुभव करेंगे, रियल आकलन करेंगे, तो जो है बच्चे ईवीएस को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ईवीएस के लिए जो है पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण काफी महत्वपूर्ण और काफी जरूरी होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न यहाँ देखिए आपका 85 नंबर। देखिए जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। बताएं जल जो हमारा थीम है इसके ऊपर जो है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। अब इसके ऊपर बात करना है तो यहाँ देखिए भूमिका निर्वाह द्वारा, दूसरा विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा। अब जल थीम के ऊपर बात करना है तो किसके किसके ऊपर बात होगा बता दीजिए। तो जल के बारे में बताना है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से अगर सिखाना है तो भूमिका निर्वाह द्वारा भी हम कर सकते हैं, भूमिका बच्चे निभाएंगे उसके द्वारा। यहाँ पर अगला है कि विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ये भी हो सकता है। और तीसरा क्या है कि क्षेत्र भ्रमण द्वारा। क्षेत्र भ्रमण तो सब में होगा, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। मुझे लगता है ये बातें समझ में आपको आ रही होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 86 नंबर है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईवीएस क्या है कि पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि हम लोगों को ईवीएस सीखने के लिए जो है वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्यों लेते हैं ईवीएस में तो पाठ्यपुस्तक में शामिल है। बताएं पहला ऑप्शन यहाँ देखिए, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। अगला देखिए, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिसे हम परिचित हैं। अगला यहाँ देखिए, वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को मालूम होगा। जैसे देखिए जब भी हम ईवीएस में सीखने के लिए क्या करते हैं कि वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं लेते हैं, तो वह क्या करता है बताएं मुझे। वह जो है आपको निम्नलिखित में से जो है क्या करता है, पहला तो वे आपको सूचना और सीखने के लिए समृद्ध स्रोत है। वो सूचना भी देता है, सीखने के लिए समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थी, शिक्षक और समुदाय को प्रेरित करता है। क्या करता है कि वो जो वास्तविक कहानियाँ होती है, कथाएं होती है, जो घटनाएं होती है, विद्यार्थी को, शिक्षकों को, समुदाय को क्या करती है कि प्रेरित करती है। फिर वो क्या करती है कि वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है जिससे हम परिचित हैं। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर तीनों सही है। वास्तविक घटनाएं क्योंकि ये तीनों सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए बी और सी। समझ गए, ये नहीं होगा। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते नहीं, ये ईवीएस को शिक्षण शास्त्र को आसान नहीं बनाते हैं, वास्तविक कहानी, कथाएं और घटनाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, औपचारिक सीखने पर। बताएं मुझे ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? तो आकलन का ध्यान जो है मतलब ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान जो होता है केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। समझ गए, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है कि राजा क्या है कि एक
ईवीएस शिक्षक है। राजा जो है एक ईवीएस का शिक्षक है। एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है। एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित एवं मौखिक दृश्य तक सभी घटनाओं में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। समझ गए? तो शिक्षक उपयोग कर रहा है, कौन सा चीज उपयोग कर रहा है? देखिए, राजा एक ईवीएस का शिक्षक है और एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो कि विद्यार्थियों के काम के लिखित एवं मौखिक दृश्य सभी घटनाओं में उपस्थित मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो राजा जो एक शिक्षक है वो कौन सा जो है मतलब आकलन का उपकरण यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए, रूब्रिक्स, फिर यहाँ पर चेक लिस्ट, यहाँ पर जो है दृष्टांत अभिलेख और फिर यहाँ पर अवलोकन पत्र। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को मालूम होगा। देखिए, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, रूब्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि रूब्रिक्स एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जो होता है शिक्षक जो होते हैं विद्यार्थियों के कार्यों के लिखित एवं मौखिक, जो रूब्रिक्स होता है ना, इसमें लिखित बात कर ले तो लिखित एवं मौखिक एवं आपके मौखिक दोनों चीज़ों के जो है क्या किया जाता है, सभी घटनाओं का जो है उपलब्धियों का मापदंडन जो है स्पष्ट रूप से किया जाता है। अवलोकन का शाब्दिक अर्थ आपको मालूम है, निरीक्षण या विचार। समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रूब्रिक्स। याद रखिएगा, जब भी जो है लिखित एवं मौखिक दोनों की आकलन की बात की जाए तो वो रूब्रिक्स चीज का उपयोग किया जाता है, जिसमें सभी चीजों को जो है शिक्षक क्या करते हैं, कार्यों को लिखित एवं मौखिक दृश्य सभी घटनाओं को जो है उपलब्धियों को मापदंड के रूप में जो है इंगित करते हैं। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 89 नंबर की, ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है? बताइए, ईवीएस में जो आपका आत्म आकलन होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग मुझे बताएं। तो देखिए, पहला यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में आकलन, उपलब्धियां और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना। यहाँ पर अगला क्या है कि सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन। समझ गए? तो यहाँ पर थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं फिर से। पहले इसे रब कर ले क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है जी। 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट वेट करें जी। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है, ये है कि यह प्रश्न बोल रहा है आपका कि जो आपका ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि सीखने के लिए आकलन। समझिए, के लिए कीवर्ड को पकड़िएगा, सीखने के बारे में, के बारे में, के लिए, उपलब्धियों और सीखने के, सीखने के, सीखने के, समझ गए, परिणाम के। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है का, तो का नहीं होगा। समझ गए? ये तीनों जो है आपका सही है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए, बी और सी। समझ गए? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी, सी। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा इस सेट का। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका ईवीएस का ही है। ईवीएस का सीखना आधारित है। यहाँ पर देखिए का आ गया ना, का। सीखना का आधारित कहने का मतलब है कि यह जो है सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। समझिए, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। सीखना का आकलन का कहने का अर्थ है कि यह जटिल मतलब सरल से जटिल की ओर होता है और ज्ञान की अज्ञान की ओर होता है। समझ गए? यह जो होता है जटिल से, सरल से लेकर जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि यह जो होता है आपका ज्ञान से लेकर ज्ञात से लेकर अज्ञात, जानने से पहले अज्ञात तक आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोग मुझे अपने नंबर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये सभी प्रश्न मैंने जो भी आपको यहाँ पर कराया, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर है जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोगों के पास 2 महीना है, बेहतर ढंग से तैयारी करें और बेहतर ढंग से सेट लगाते रहें। ये सभी जो है काफ़ी मेहनत से आपको समझाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।